गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट। तो आप सब फाइन हो गए और एल्डिहाइड कीटोन इस यूनिट में आपका कंटिन्यू लेक्चर है नेक्स्ट वन। आप सब आगे से लेक्चर देखते आते होगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगी, समझ में भी आएगा और ऐसा फील होगा कि यू कैन ईजीली आप रिवाइज कर सकते हो। और एनसीईआरटी और आपकी स्कूल एग्ज़ाम के लिए चाहे कोई भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, टेक्स्ट बुक तो एक ही है, 100% आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बस उसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आईएमपी करके आपका चक्कर आईएमपी के ऑर्गेनिक में लिए मत जाना, हर लाइन को समझनी है, हर पॉइंट को समझना है। बट जहाँ से क्वेश्चन बनते उसको मैं मेंशन करते जाऊँगा, कहाँ से क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए, बस आपको देखते जाना है। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट वन टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वही न्यूक्लियोफाइल की ही बात चल रही है। सबसे पहले आप बात करिए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ये है साइनाइड न्यूक्लियोफाइल। कौन सा है बोलो? अब अलग अलग एग्जाम्पल लेने वाले। अभी तक तो हमने पूरा आगे का पोर्शन देखा, न्यूक्लियोफाइल क्या है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बन पर अटैक कर रहा है, ठीक है, चलो जुड़ गया। यहाँ पर O के साथ एसिड के रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल, ये बन गया। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? आएगा कन्वर्जन। क्या आएगा? यहाँ कुछ भी ले सकते बेटा, देखो RH मतलब CH3CHO, क्या ले लिया? इथेनॉल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रिपेयर्ड इथेनॉल साइनोहाइड्रीन फ्रॉम अ इथेनॉल। तो यहां पर देखो CH3 होगा, देखो सुनो, और यहां पे H आ गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? तो देखो ये CH3H, यहाँ H, बस वही बात है। अब वो यहाँ कुछ भी आ सकता, नॉट ओनली वन थिंग्स, यहाँ कुछ भी दे सकते। बट याद रखना है साइनोहाइड्रीन वर्ड आता है तो प्रोसेस क्या होगी? पहले साइनाइड अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पर, जो भी आपका एल्डिहाइड और जो भी कीटोन ग्रुप का जो भी दिया हुआ XYZ, और फिर उसका हमें एसिड के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे तो साइनोहाइड्रीन मिल जाएगा। बोलो समझ में आया? तो हमें ये रिएक्शन लिखनी है, यही चीज इसमें से कोई लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। इसी तरह हमें नेक्स्ट वन कन्वर्जन है, ये भी कन्वर्जन में ही आता है। सुनना कि ये भी कार्बोनिल के साथ सोडियम बाइसल्फेट को रिएक्शन करते। किसके साथ? बाइसल्फेट क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं बेटा। अब इसके दो पार्ट होते हैं, आप सबको पता ही है। यहां से Na+ और दूसरा क्या बनता है? SO3H-, ऐसा लिख सकते हैं बेटा हम, यस और नो? क्लियर। अब यहां से सुनना, इसके अंदर ये Na+, अब यहां पर आपको पता ही है ये बनेगा डेल्टा पॉजिटिव, ये बनेगा डेल्टा नेगेटिव। तो ये चला गया नेगेटिव के पास, सोडियम कहां चला गया? ओके चलो डन। और SO3H कहां जुड़ेगा? कार्बन के साथ। लेकिन इसको ऐसा लिखेंगे हम OSO2H, OSO2H ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें से एक ऑक्सीजन आगे ले लो, OSO2H लिख सकते हैं। तो यस यस, क्लियर एकदम? बोलो समझ में आया? अब इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब क्या? ये H जो है नीचे चला जाएगा, सोडियम ऊपर चला जाएगा। इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म है बट अभी इसमें नहीं जा रहे हम, क्लियर? तो सोडियम ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या मिला हमें? जिसको कहते हैं बाइसल्फाइड, इसका नाम एडिशन कंपाउंड, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। एग्जाम में आ सकता है डिस्क्राइब अबाउट, कोई भी दे दिया यहाँ पे, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, प्रोपेनॉन, प्रिपेयर्ड बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। तो यही हमें पूरा स्टेप बनाना पड़ेगा। बोलो क्लियर? यस और नो? एनी डाउट? ठीक है। ये यहां से MCQ है, यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। यहां ध्यान रखना, दो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल है, कैन बी कन्वर्ट बैक टू द ओरिजिनल कंपाउंड क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। ट्रीटिंग द डाइल्यूट मिनरल एसिड आर देयरफॉर दिस यूज फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्लियर? तो ये MCQ पार्ट भी है, ध्यान रखना कि सेपरेशन करने के लिए, प्योरिफिकेशन करने के लिए एल्डिहाइड को हम ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़ के ये कंबाइन हो गया, फिर इसको वापस वाटर में डालोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी और रिवर्सिबल होकर वापस एल्डिहाइड में मिल जाएगा। तो जो मिक्स था उसमें से एल्डिहाइड इसके साथ जुड़ के अलग हो गया, फिर उसको वापस से पानी में डालो, वो अलग हो गया, एल्डिहाइड अलग हो गया। बोलो क्लियर? तो ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये इसी की वजह से इसको सेपरेशन एज वेल एज प्योरिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर? नेक्स्ट IMP क्वेश्चन, ये IMP है बेटा, ध्यान रखना। क्या आएगा? एसीटल, प्रिपरेशन ऑफ एसीटल।
ज़्यादातर कन्वर्जन में डाले गए, कन्वर्जन में पूछते किसी में से लास्ट में शब्द एसिटाल आएगा, जैसे प्रोपेनॉल में से एसिटाल, पेंटेनॉल में से एसिटाल, समझ में आ रहा है? ये जनरल टर्म से एसिटाल समझ लेना। अब एल्डिहाइड लिया हमने, लिसन, तो एल्डिहाइड को अल्कोहल विथ HCl गैस में रिएक्शन करेगा बेटा, तो यहां पर ये जो है डबल बॉन्ड हो ऐसे H था फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको H को यहां रखो। अब यहां से ROH में से लिसन, यहां पर ये दो पार्ट हो जाएंगे, H प्लस RO माइनस। ये माइनस वाला पार्ट कहां जुड़ेगा? कार्बन के साथ, किसके साथ? और प्लस वाला इसके साथ, तो ये OH बन गया बेटा दिस वन, और OR किसके साथ जुड़ गया? कार्बन के साथ। क्लियर एकदम? समझ में आया? शॉर्ट में अल्कोहल के दो पार्ट हो गए, सब्स्टिट्यूट मतलब कि उसका जब भी आयोनाइजेशन होगा तो RO माइनस एंड H प्लस, ठीक है। अब ये जो मिला इसको कहते हैं हेमी एसिटाल। हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। क्लियर एकदम? हेमी एसिटाल। यही चीज वापस ऐड करो ROH, ठीक है, तो ये यहां से H प्लस को रिप्लेस कर लेगा R डैश। देखो यहां पे R सबको इसको डैश बनाती तो इसको R डबल डैश कह देना है, R डबल डैश कह देना है, तो आपको इजीली याद रहेगा, हाँ भाई ये दो डैश वाला है, सेकंड वाला। क्लियर एकदम? समझ में आ गया? तो ये बन गया हमारा एसिटाल। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल। तो ये पूरा कन्वर्जन आपको याद रखना है, जनरल रिएक्शन। इसके ऊपर से जो भी आ जाए हम बना सकते हैं, आर की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, D1 टेक एनीवन, ठीक है? ओके डन? तो ये याद रखना ये कन्वर्जन। और कीटोन सपोज ले रहे हैं हम, उसमें क्या बनेगा? कीटाल। क्या बनेगा? मेन की पॉइंट है कीटाल। क्लियर एकदम? सेम एज वही प्रोसेस है, यहाँ पे 2 कार्बन आ गए, यहाँ पर 2 ले लो अल्कोहल में, CH2H CH2H, तो यहाँ से HH रिप्लेस हो जाएगा, H2 यहाँ पे जोड़ दो दोनों को। बोलो क्लियर? तो ये CH2H CH2H, ये ऑक्सीजन चला गया और 2 हाइड्रोजन के साथ H, और ये दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पे कार्बन पर अटैक कराओ, माइनस वाले पॉजिटिव पर, तो यहाँ पर ये बन जो गया इथिलीन ग्लाइकोल कैटाल कहेंगे। इसका नाम क्या बनेगा? इथिलीन 2 कार्बन ग्लाइकोल कैटाल। क्लियर एकदम? तो ये हमारा सेकंड वन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेटा, ध्यान रखना। इसी तरह नेक्स्ट वन, ये जनरल रिएक्शन है इसकी, ये यहां से ऑलमोस्ट आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 कन्वर्जन बनेंगे इसमें से, ये जनरल रिएक्शन से 7 कन्वर्जन बनते। कितने बोलो? 7। इसलिए ये यूनिट में थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें याद रखना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते। समझना आसान है, याद करना भी आसान है, याद रखना सबसे मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार रिवीजन करते रहना पड़ेगा बेटा। ओके, कार्बोनिल NH2Z, यानी कि यहाँ पे एमोनिया की डेरिवेटिव्स है बेटा। जेड मतलब कुछ अलग अलग आएगा, इसलिए इसको एमोनिया डेरिवेटिव्स कहा। क्या होगा बेटा? NH2Z की 2 पार्ट करो, एक तो बनेगा NHZ जो बनेगा आपका बेटा नेगेटिव, और एक बनेगा H प्लस। क्या बनेगा? वो H प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि O माइनस बनता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही, और ये NHZ जाएगा कार्बन के पास। बोलो क्लियर? ठीक है। अब क्या होगा बेटा? लिसन, यहाँ से OH और यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो क्लियर? यस और नो? ठीक है। अब यहाँ से इसके हिसाब से ये जनरल रिएक्शन लिखे हमने बेटा। अब क्या लिखे? बोलो, ये जनरल रिएक्शन लिखे। अब देखते हैं, सपोज यहाँ Z की जगह H लिया हो, क्या लिया हो? तो यहाँ बन जाएगा NH3 मतलब एमोनिया। प्रोडक्ट ऐसे भी देगी, देखो Z की जगह क्या ले लो? H, Z की जगह क्या ले लो? तो ये प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? इमाइन। तो एग्जाम में ये इस तरह आता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी ले लिया, एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ लिखा ही है आपको कि आप कुछ भी ले सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन ले लिया, फॉर एग्जांपल लिख लिया मैंने, फॉर एग्जांपल एसीटोन या प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन में से एमाइन। समझ में आ रहा है? बस वही करना है। देखो
यहाँ को छेड़ना नहीं है, वो एज इट रखना है, खाली चेंज करना है, यहाँ पर फोकस रखना है जनरल रिएक्शन पर, तो ये सब याद रहेगी आपको। सुना मेरी बात? आपको जनरल रिएक्शन माइंड में होनी चाहिए, जेड का मीनिंग क्या होता है, उससे प्रोडक्ट का नाम क्या होता है वो पता होगा, तो आप कोई भी इसकी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यू कैन इजीली क्रैक इट, आपको तुरंत आ जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है। सपोज जेड की जगह आर है, इसका नाम होगा एमाइन, ठीक है, यहाँ आर है, जैसे RNH2 एमाइन कहते हैं ना, एमाइन ग्रुप, इसके बाद वाला यूनिट आएगा एमाइन। और प्रोडक्ट जो बनेगी, देखो जेड की जगह आर रख लो, तो इसका नाम होगा अपने स्किफ बेस या सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। क्लियर एकदम? स्किफ बेस भी इसको कहते हैं। सपोज आर की जगह OH हो, तो हाइड्रोक्सियल एमाइन नाम होगा ऑक्साइड। आर की जगह सपोज NH2 है बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजॉन, फिनाइल हाइड्रोजन है फिनाइल हाइड्रोजॉन, 2,4 डाइनाइट्रो आपका हाइड्रोजन है फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजॉन है बेटा। एज वेल एज यहाँ पर बेटा सेमी कार्बेजाइड है, तो यहाँ पे सेमी कार्बेजॉन होगा। क्लियर एकदम? तो पूरा टेबल आपको 2, 4, 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और हैबिट बनाना ऑर्गेनिक में लिखने की, ऑर्गेनिक कुछ भी हो, लिखने की हैबिट होनी चाहिए। नोट बनाने में लिखना है, प्रैक्टिस में भी लिखना है, लिखना जरूरी है। आजकल बच्चों का सबसे बड़ा इश्यू है, वो पढ़ते बहुत है, लिखते कुछ नहीं है, तो एग्जाम में लिख भी नहीं पाते। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका माइंड जो है ना सबसे ज़्यादा एक्टिव लिखने के वक्त होता है। सुनना मेरी बात। लेकिन आजकल के बच्चे लिखते ही नहीं है, इसलिए एक सिग्मा रूल्स है, एवरीडे 20 पेज रिवीजन, और 20 पेज मतलब लिखना है। आप जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आपका मैथ्स है, तो एटलीस्ट 20 पेज लिखो, इससे माइंड भी एक्टिव रहता है आपका। क्योंकि देखो, पढ़ने के लिए आपको माइंड एक्टिव रखना ज़रूरी नहीं है। आप जैसे बस में बैठे हो, जा रहे हो बस में, तो आप कोई बोर्ड आ गया, साइन आ गया, तो हम पढ़ लेते हो, इसके लिए आपको दिमाग पर लोड नहीं लगता। लेकिन कोई कहे लिखो, जैसे मैंने कहा लिखो, तो आपको पूरा माइंड एक्टिव करना पड़ेगा। हाँ, पहले तो सुनना पड़ेगा ध्यान से। अच्छा ओके, हाँ बोलिए, क्या बोला आपने सर फिर से? क्योंकि आपके माइंड सुना नहीं, तुरंत आपका माइंड कैप्चर नहीं कर पाएगा। ऐसे आप खुद भी लिखने बैठते हो, आप ट्राई करके देख लो, दिमाग काम नहीं कर रहा है और लिखना, कुछ नहीं लिख पाओगे। वो अभी पढ़ी हुई थियरी भी नहीं लिख पाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए लिख के करना है, लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, लिख के प्रिपरेशन, तो आपका दिमाग भी कनेक्टेड रहता है। क्योंकि एग्जाम में लिखना है, बोलना नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए लिख के ही करना है, ये हैबिट बनाना बेटा आपको। बोलो क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ से 7 रिएक्शन आपको बनेगी, जो सारी के सारी इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। कौन से? ये? हाँ, ये याद रखना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखो नाम कैसे आएगा, ये है रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट पूछेगी ना, ज़्यादातर ये पूछेगी कि हाइड्रोजन, प्रिपेयर्ड द हाइड्रोजन, जैसे इथेनॉल हाइड्रोजन, प्रोपेनॉल हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया प्रोपेनॉन ऑक्साइड, तो लाइक दैट ये ऑक्साइड में आएगा, तब आपको पता होना चाहिए मुझे जेड की जगह क्या रखना है। अब वो कैसे पता चलेगा? जब आपको पता होगा कि भाई इसकी जगह OH था, अब OH का नाम क्या था हाइड्रोक्सियल एमाइन, उसके ऊपर से ऑक्साइड बना। क्योंकि कभी इसके नाम से भी दे दिया, आपको दे दिया एग्जाम में फॉर एग्जांपल कि व्हेन एवर डेरिवेटिव्स ऑफ एमाइन, डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया एंड वेयर जेड टेकन एज OH, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टेट। समझे? क्वेश्चन को ऐसा बना है कि हम NH2Z में जेड की जगह OH ले रहे, तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी, उसका नाम क्या होगा, ABCD, या तो रिएक्शन लिखी हुई। तो ये नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम। बात समझे मेरी? इसलिए पूरा टेबल याद करना है आपको, नो वन स्किप, कुछ भी स्किप नहीं करना। मैंने पहले ही आपको फंडा दे दिया, जो यूनिट करो परफेक्ट करना है, या तो नहीं करना है, फिर उसमें से IMP करना है। 2 ही वे है, या तो एकदम IMP करना है कि भाई उसमें से सिलेक्टेड 7-8 क्वेश्चन कर लिए जो फ्रिक्वेंटली आते, उसमें से जो भी आ गए, दैट्स आवर लक, बट ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी है 70% आ जाता है। या तो फिर सेकंड ऑप्शन है, जो यूनिट करो पूरा करो, बीच वाला नहीं। सारे यूनिट ऐसे नहीं करने, सारे यूनिट क्या IMP सब यूनिट में से करके गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, हर यूनिट में से IMP निकाला। अब पेपर सेटर को दिमाग फिरा हुआ था, उसकी बीवी से लड़ाई हुई होगी, सारा गुस्सा पेपर में, ऐसे क्वेश्चन निकालेगा बच्चे। ये हमारा एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर नीट का पेपर देख लो, बच्चे केमिस्ट्री में क्या हाल था। तो ये होता है,
उनको सब पता रहता है। पेपर सेटर भी तो एक अलग से कोई एलियंस तो आते नहीं है ना, उनको भी पता है बच्चे क्या सोचते हैं, वो भी पढ़ाने वाले हैं। चाहे बोर्ड का पेपर हो तो बोर्ड वाले पढ़ाने वाले, नीट वाले तो नीट वाले। वो तुम आपके जैसे हजारों बच्चों को पढ़ा के ऊपर है, तुमको बच्चों की मेंटालिटी, क्लास में क्या कह रहे हैं, कौन आईएमपी दे रहा है, कैसे दे रहा है, यूट्यूब पर कैसी चल रही है, सब पता रहता है। तो वो कभी उनको फंसाना है ना तो फिर इस तरह बनाएगी। अब उससे बचना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सी वे है, एनसीईआरटी के बार तो नहीं पूछेंगे, जो यूनिट करना है परफेक्ट करना है, दैट्स पॉइंट। परफेक्ट किया, डोंट वरी, नो टेंशन, फिर आप कर लो। ठीक है, तो अब तो इजी हो गया। अब तो वैसे भी यूनिट कम है यार, अब तो वैसे 6 यूनिट कम है, वैसे 6 यूनिट उन्होंने उड़ा दिया आपके लिए, तो अब तो पूरा ही करना है। बात समझ में आ रही है? अब तो आराम से, सही में जो नीट वाले, जेई वाले आप सब बच्चे, इनके तो वैसे जल्द से आराम से नवंबर से स्टार्ट करें ना, फरवरी तक तो 3 महीने में पूरा सिलेबस याद हो जाए इजीली, जो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि केमिस्ट्री के 10 यूनिट है, हर एक केमिस्ट्री के तो खास कम हो गए, बाकी सब्जेक्ट का मुझे इतना खास नॉलेज नहीं, फिजिक्स में इतना कम नहीं हुआ है हाँ, बट केमिस्ट्री में तो विन विन स्थिति है स्टूडेंट की। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं अभी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। ओके।